हेलो नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो, मेरी कोशिश पसंद आती हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के हैं जो भी नोटिफिकेशन आराम से मिल सके टाइम से। तो आई होप आपको जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज़ करवाई है जीके क्वेश्चन की, राजस्थान जीके की, वो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए हो या फिर आपको अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ है वो प्रोवाइड करवा पाऊँगी। और आप हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है डोंट क्विट नाम से, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डोंट क्विट लर्निंग नाम से, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे आप आपस में अपनी प्रॉब्लम को एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पुरातात्विक स्रोत, मतलब जहाँ से आप मान लो कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है, उस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें है कौन सा? शिलालेख। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके द्वारा ही हमें राजाओं की जो वंशावली है, उनकी विजय, उनकी उपाधियाँ, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन, जो भी उनके नियम रहे हैं, उन सब का विवरण है वो हमें इन्हीं स्रोतों से ही, पुरातात्विक स्रोतों से ही उपलब्ध होता है। तो ये टॉपिक लाने का मेरा ये मेन उद्देश्य यही था कि एक जगह मतलब ये नहीं मिल पाता है बच्चों को, मतलब अलग अलग जगह से कुछ टुकड़ों में मिलता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है फाइंड आउट करने में और उसको एक जगह करने में भी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आज हम इस टॉपिक को शॉर्ट तरीके के अंदर इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो अभिलेख होते हैं ये साधारणतः पाषाण की पट्टिकाओं, मतलब पत्थर की जो पट्टिकाएं हैं, या फिर स्तंभ हो गए, या शिलाओं, या फिर ताम्रपत्र जो होते हैं, या मूर्तियों पर, इन पे हमें खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने ये बता ही दिया कि इनसे हमें अलग अलग इतिहास के बारे में सभी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो इनकी जो प्रारंभिक शिलाओं की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कि जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियां, किसी भी शासक की उपलब्धियां या यशोगाथा हमें मिलती है, प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। जैसे राज प्रशस्ति है वो महाराणा राज सिंह के बारे में थी पूर्ण रूप से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत शिलालेख जो है, और वही बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको जो सिर्फ एग्जाम में पूछे भी हुए हैं और उनके पूछ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले है गोसुंडी शिलालेख। नाम तो आपने सुना भी होगा इसका। यह लेख कई शिलाखंड हैं उनमें टूटा हुआ है, लेकिन इसके कुछ टुकड़े उपलब्ध हैं। अब इसका सबसे बड़ा खंड है वो उदयपुर संग्रहालय के अंदर कहाँ है? सुरक्षित है। अब मेन जो टॉपिक पर्सन एक तो इससे यही बन सकता है कि गोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गोसुंडी गांव कहाँ? नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो पहला क्वेश्चन यही यहीं पे बनता है, ये बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। फिर इसकी भाषा और लिपि, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो भाषा यूज़ की गई है वो तो संस्कृत है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है और पेपर में ऑलरेडी पूछी भी हुई है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसमें थोड़ी आपको स्टोरी बता दें ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाओ कि इस लेख के अंदर संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने का और अश्वमेघ यज्ञ है उसका करने का इसमें उल्लेख है वो मिलता है। तो मेन आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ, इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। नेक्स्ट हमारा अभिलेख है मानमौर्य अभिलेख। ये भी आपने पढ़ा ही होगा। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से किसे मिला था? कर्नल टोड को। तो मतलब ये इसके स्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से स्थान से मिला है। ठीक है, और ये मिला था कर्नल टोड को, और इससे धार्मिक भावना से अनुप्रेरित होकर के मानसरोवर झील का निर्माण है वो करवाया गया था। इसमें चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति और मौर्य वंश जो है उनके इतिहास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभिलेख है। तो मानमौर्य अभिलेख कब? 713 ईस्वी का, ये देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी में। यह कहाँ मिली? उदयपुर में शमशान के सारणेश्वर नामक एक शिवालय है, उस पर स्थित इस प्रशस्ति से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारी आदि के विषय में हमें पता चलता है। सारणेश्वर प्रशस्ति कहाँ से मिली? उदयपुर में। कहाँ? सारणेश्वर नामक शिवालय पर।
और 953 ईस्वी में। बस इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजोलिया अभिलेख, बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कब का है? 1170 ईस्वी का। और यह लेख बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर परिसर की एक बड़ी चट्टान है, उस पर ये उत्कीर्ण है। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा पार्श्वनाथ मंदिर है वहाँ पर, उसकी चट्टान पर उत्कीर्ण है। और इस लेख की जो भाषा है वो संस्कृत है और इसमें 93 पद्य हैं। तो आप मेनली इसकी भाषा आपको थोड़ी पता होना चाहिए। और ये किससे संबंधित है, मतलब कौन से इतिहास से संबंधित है? तो यह अभिलेख जो चौहान वंश था उसके इतिहास के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि बिजोलिया अभिलेख है वो किसके इतिहास के बारे में बताता है, या फिर चौहानों का इतिहास से संबंधित कौन सा अभिलेख है इनमें से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इस अभिलेख में जो उल्लिखित जो है विप्र श्री वत्स गोत्रभूत के आधार पर ही डॉक्टर जो दशरथ शर्मा इतिहासकार है उन्होंने चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण है वो बताया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जब बात आती है ना, तब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहान वंश है उसको वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा है। क्यों? क्योंकि इस अभिलेख की वजह से इसमें जो लिखा हुआ है पद्य। और लेख के द्वारा हमें कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेख के द्वारा नाम जो है, जैसे जाबलीपुर, जालोर का नाम पहले जाबलीपुर था, सांबर कासा कमदरी, श्रीमाल, भीनमाल जो वर्तमान में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है अपने आप में, इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके बारे में बस इतनी बातें आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चिरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी के अंदर। ये थोड़ा सा जो ये सन जो बता रही हूँ ये भी थोड़ा सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनको आजकल जो अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें बनाना होना है तो वो इसमें मतलब इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा देखिएगा। चिरवे का शिलालेख उदयपुर गांव के एक मंदिर से प्राप्त संस्कृत में 51 श्लोकों के शिलालेख से मेवाड़ के जो प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासक थे, चिरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के भूनदन आदि का ज्ञान हमें इससे मिलता है। तो ये मेवाड़ के जो गुहिल वंश शासक है उससे संबंधित कौन सा है? चिरवे का शिलालेख। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी पता होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं रणकपुर प्रशस्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और 1439 ईस्वी में। तो इसका तो सन भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए दिमाग में। रणकपुर के जो जैन चौमुखा मंदिर है उसमें लगी हुई है ये प्रशस्ति। मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर के कुंभा तक की ये वंशावली पूरी इसमें लिखी हुई है। इसमें महाराणा जो कुंभा थे उनकी विजयों का पूरा वर्णन है वो इसमें हमें मिलता है। और इस लेख में नाणक शब्द का यूज मुद्रा के लिए किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी नाणा शब्द मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता है। और इस प्रशस्ति में मंदिर के जो सूत्रधार है, जो चौमुखा जैन मंदिर है, उस मंदिर के सूत्रधार का नाम क्या है? दीपा। तो ये भी एड ऑन है, इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रणकपुर का जैन मंदिर, ये चौमुखा जैन मंदिर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और रणकपुर प्रशस्ति भी वहीं पर ही बनी हुई है, यहीं भी खुदाई की गई है, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 1460 का टाइम है ये। यह प्रशस्ति कई शिलाओं पर खुदी हुई थी और संभवतः कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल की ताकों पर लगाई गई थी, किंतु अब केवल कितनी है? 2 शिलाएं ही उपलब्ध हैं। और इसमें बप्पा, हमीर, कुंभा आदि शासकों उनका वर्णन हमें विस्तार से देखने को मिलता है। और कुंभा के जो व्यक्तिगत गुण हैं उन पर भी प्रकाश पड़ता है। उन्हें दान गुरु, सेल गुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है। और इससे हमें कुंभा के द्वारा जो ग्रंथ है उनका भी ज्ञान इसी प्रशस्ति से मिलता है, जिसमें कौन कौन सी है? चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज। और कुंभा के द्वारा मालवा और गुजरात की जो सम्मिलित सेना थी उसको हराने का भी जो उल्लेख है वो इसके श्लोक में हमें देखने को मिलता है। और इस प्रशस्ति के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन है? अत्रि और महेश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रायसिंह की प्रशस्ति 1594 में। ये बीकानेर दुर्ग के द्वार के पार्श्व में लगी हुई प्रशस्ति। बीकानेर का नरेश कौन थे? राय सिंह, उनके समय की ही है। और इस प्रशस्ति में बीकानेर के संस्थापक राव भिक्का से लेकर राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की पूरी उपलब्धियों का जिक्र है वो हमें कौन सी प्रशस्ति से मिलता है? राय सिंह की प्रशस्ति से। ठीक है, और इस प्रशस्ति का रचयिता पूछे तो कौन है? जेता नाम का एक जैन मुनि था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। कहाँ से संबंधित है? तो बीकानेर के शासकों से संबंधित है ये प्रशस्ति, उनके लिए करवाई गई थी। और इसका रचयिता कौन है? जेता नाम का जैन मुनि। और भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। ये जो अभिलेख जितने भी आपको करवा रही हूँ संस्कृत भाषा के अंदर ही है।
तो इनको आप एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हो, बस इनका पता होना चाहिए कौन सी जगह से संबंधित है, कौन से शासक या शासक की वंशावली से संबंधित है ये, उनकी भाषा कौन सी है, या फिर इनका रचयिता अगर है तो वो रचयिता कौन है। ये 4 बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी इस प्रशस्ति के बारे में या फिर जो अभिलेख उनके बारे में थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आमेर का लेख 1612 में। ये कछवा वंश जो है आमेर का, उसके इतिहास के निर्माण में ये लेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कछवा के शासकों को क्या कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मानसी का उनका उल्लेख हमें मिलता है। इसका लेख है ये कौन सी भाषा में, संस्कृत में तो है ये सारे, ठीक है। और इसकी लिपि कौन सी है, नागरी लिपि है। जैसे मैं सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख करवाया था ना आपको अभिलेख, तो उसकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है, और लिपि उसकी ब्राह्मी थी, लेकिन यहाँ पे लिपि आमेर की नागरी लिपि है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय का शिलालेख। उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर यह उल्लेखित है। यह मेवाड़ के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ के इतिहास के लिए। इसमें बप्पा से महाराणा जगत सिंह के शासकों की उपलब्धियां हैं। इसमें हल्दीघाटी युद्ध, महाराणा जगत सिंह के समय उसके द्वारा किए गए दान पुण्यों का वर्णन, और इसके रचयिता कौन है, तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। कौन, तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट। और मंदिर का जो सूत्रधार है वो भाणा था और उसका पुत्र मुकुंद, ये दोनों इसके सूत्रधार थे। तो इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। किसके द्वारा रचित की गई है, कृष्ण भट्ट के द्वारा। और यहाँ पे जो मंदिर है, ये इस मंदिर का सूत्रधार कौन है, भाणा, और उसका पुत्र कौन था, मुकुंद। ये 3-4 बातें हैं जो आपको इसके बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद, कांगरोली के पास राजनगर में राजसमुंद्र की नौ चौकी नामक बांध, कौन सा बांध, नौ चौकी नामक बांध पर सीढ़ियों के पास वाले ताकों पर 25 बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उन पर यह उत्कीर्ण किया गया है। राज प्रशस्ति महाकाव्य देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसकी रचना जो है बांध तैयार होने के समय महाराणा राज सिंह के काल में हुई थी, और इसका रचनाकार रणछोड़ भट्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए, इसका सन पता होना चाहिए, कौन सी जगह पर है, 25 बड़ी शिलाओं पर है, नौ चौकी नामक बांध पर है, और इसका रचनाकार रणछोड़ भट्ट है, और शासक महाराणा राज सिंह मेवाड़ के। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, परंतु अंत में कुछ पंक्तियां हिंदी भाषा में भी इसमें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कांकरोली के पास राजनगर, राज समुद्र की नौ चौकी नामक बांध पर, 25 बड़ी शिलाओं पर, रचनाकार रणछोड़ भट्ट। बस इतनी। तो ये था हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पुरातात्विक स्रोत में से जो मैंने आपको अभिलेख पढ़ाए हैं। ये जितने जो भी अभिलेख मैंने आपको बताए हैं ये सब संस्कृत शिलालेख हैं, ठीक है, संस्कृत में है ये। जिसमें पहला मैंने गोसुंडी, उसके बाद मानमोरी अभिलेख, सारणेश्वर, बिजोलिया अभिलेख, चिरवे का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राय सिंह की आमेर का लेख, जगन्नाथ राय का शिलालेख, राज प्रशस्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने के चांसेस है, और ऑलरेडी हुए भी हैं रिपीट क्वेश्चन बार बार। जिसमें गोसुंडी इंपॉर्टेंट है, राज प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, इसको आप शॉर्ट तरीके में आराम से लिख सकते हो। जो जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं सिर्फ वही नोट कीजिएगा। किसी भी प्रशस्ति के बारे में या फिर अभिलेख को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी भाषा कौन सी है, कौन से स्थान से वो संबंधित है, किसके बारे में, मतलब कौन से राजा या कौन से चीज़ों के बारे में है, या मंदिर स्थापत्य किससे संबंधित है, तो वो सब चीज़ थोड़ी पता होना चाहिए। और इसके अंदर अगर कोई मंदिर में कोई प्रशस्ति बनी हुई या अभिलेख खुदा हुआ है तो उस मंदिर का रचनाकार कौन था, रचयिता कौन थे, तो वो थोड़ी बातें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। वो आप मुश्किल से 1 पेज के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आराम से आ जाएंगी। शॉर्ट तरीके में आप इसको आराम से लिख सकते हो। 2-3 बार की रीडिंग से ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ में। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई अलग से टॉपिक या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।